अभी तक 2025 में FIIs ने इंडियन मार्केट से लगभग 1.98 लाख करोड़ निकाल लिए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब FIIs एग्रीगेट पैसा निकाल रहे हैं, तब भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। और जब FIIs और DIIs किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो वो एक कॉन्फिडेंस शो करता है, लेकिन उसके पीछे के फंडामेंटल्स का रिसर्च करना इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं उन 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को जहां इंस्टीट्यूशंस ने रीसेंट क्वार्टर्स में अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज करी हैं। पहला स्टॉक है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। पिछले 3 महीनों में FII होल्डिंग 2.51% से और DII होल्डिंग 0.09% से बढ़ी है। लेकिन पॉलीकैब करती क्या है? पॉलीकैब इंडिया का लार्जेस्ट वायर्स और केबल्स मैन्युफैक्चरर है जो 3 की सेगमेंट्स में काम करता है। पहला है वायर एंड केबल्स। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में इस सेगमेंट का रेवेन्यू 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ 5,632.9 CR तक पहुंच गया। साथ ही EBIT मार्जिन भी 270 BPS से इम्प्रूव हुआ। इस सेगमेंट की ग्रोथ का मेन रीजन था हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बेटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कमोडिटी स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया डिमांड। दूसरा है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स यानी कि FMEG, जिसमें कंपनी फैंस, लाइटिंग, स्विचेस, सोलर प्रोडक्ट्स जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाती है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 में सेगमेंट रेवेन्यू 14% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और EBIT मार्जिन 0.5% रहा। लाइटिंग बिजनेस फेस्टिव डिमांड के चलते स्ट्रॉन्ग रहा, जबकि स्विचेस, स्विच केयर और कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड रियल एस्टेट सेक्टर के अपटिक की वजह से बढ़ी। सोलर प्रोडक्ट्स में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई। गवर्नमेंट रूफटॉप इंसेंटिव स्कीम से डिमांड जंप हुई। ये सेगमेंट अब FMEG पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन सकता है। फैन सेगमेंट थोड़ा स्लो रहा क्योंकि लंबे मॉनसून और एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ने सेल्स को इम्पैक्ट किया। तीसरा है EPC यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट, जो Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 19% ईयर ऑन ईयर से कम होके 402 CR हो गया, मेनली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डिलेज की वजह से। EBIT मार्जिन 18.1% रहा, लेकिन एक वन टाइम गेन दैट इज लगभग 30 करोड़ को हटाएं तो मार्जिन अराउंड 10% था, जो कंपनी के लॉन्ग टर्म रेंज में ही है। ये सेगमेंट गवर्नमेंट के RDSS और भारत नेट जैसे प्रोजेक्ट्स में काम करती है, जिनका ऑर्डर बुक अभी 33.5 बिलियन और 80 बिलियन के आसपास है। मैनेजमेंट का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन से सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू रिकवरी एक्सपेक्टेड है। कंपनी के फाइनेंशियल्स एनालाइज करें तो रेवेन्यू में 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। ये मेनली वायर्स एंड केबल सेगमेंट की 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से आई है, जो हमने ऊपर देखा था। ये और भी नोटेबल इसलिए है क्योंकि पिछले साल भी कंपनी ने 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अचीव की थी। साथ ही FMEG सेगमेंट की 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ने भी ओवरऑल परफॉर्मेंस में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। कंपनी का EBITDA 62% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू से काफी ज्यादा रही। इससे EBITDA मार्जिन भी 15.8% तक इम्प्रूव हुआ। ये बेहतर मार्जिन मेनली वायर्स एंड केबल्स बिजनेस के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट से आए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 56% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और मार्जिन भी 260 BPS इम्प्रूव हुए। कंपनी के कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स को देखें तो कंपनी का कहना है कि वायर्स एंड केबल सेगमेंट इंडस्ट्री से 1.5 से 2 गुना फास्टर ग्रो करेगा और नेक्स्ट 5 साल में 11 से 13% मार्जिन रहने की भी टारगेट है। कंपनी हर साल 1200 से 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे लगभग 4 से 5 गुना ऑफ कैपेक्स तक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिल सकता है। बस ये रेवेन्यू इम्पैक्ट 1.5 से 2 साल के डिले के साथ आएगा। वहीं पे कंपनी की बैलेंस शीट में मेजर चेंजेस देखें तो फिक्स्ड एसेट्स में भी लगभग 27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई। ये प्रोजेक्ट स्प्रिंग के अंदर चल रहे कैपेक्स साइकिल का इम्पैक्ट है। फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में ही कंपनी ने 748 करोड़ इन्वेस्ट किए। इन्वेंट्रीज Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 की एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग डिमांड के एंटिसिपेशन में बढ़े, जिसका इम्पैक्ट हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में भी देखने को मिलता है, जो कि 179% ईयर ऑन ईयर बढ़े। साथ ही पेबल्स रॉ मटेरियल सप्लायर्स को पेमेंट डिले करने से 105 डेज तक पहुंच गए। साथ ही कंपनी के कैश फ्लो को अगर देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में रिसीवेबल्स की साइकिल इंप्रूव हुई,
लेकिन कैश टर्म्स में ये अभी भी नेगेटिव 267 सीआर का आउटफ्लो ही बना रहा। साथ ही इन्वेंट्री में नेगेटिव 1757 सीआर का हैवी बिल्टअप हुआ। फिर भी सीएफओ स्टेबल रहा और सीएफओ बाय पैट 138% तक जंप कर गया, जो सरफेस पर स्ट्रॉन्ग लगता है। पर इन्वेस्टर्स के लिए की पॉइंट ये है कि ये स्पाइक लार्जली एक्सेप्टेंस के इनफ्लो से आया है, जो सीएफओ में ऐड होता है। अगर एक्सेप्टेंसेस को एडजस्ट करें तो सितंबर 25 का एक्चुअल सीएफओ सिर्फ लगभग 119 करोड़ होता और रिपोर्टेड 1790 करोड़ से लगभग 15x लोअर। कुछ चैलेंजेस की बात करें तो कंपनी के पास अभी काफी हाई इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स हैं। अगर Q3 to Q4 के एक्सपेक्टेड डिमांड मटेरियलाइज नहीं हुई तो ये बड़ा बिल्डअप वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल को अफेक्ट करेगा। साथ ही इसे कैश फ्लो पर स्ट्रेन आ सकता है और कंपनी को एक्स्ट्रा क्रेडिट भी लेने की जरूरत पड़ सकती है। कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24 के 65% से कम होकर सितंबर 25 में 61.5% आ गई है। यह डिक्लाइन इन्वेस्टर्स को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। सेकंड स्टॉक है HPL इंजीनियरिंग। कंपनी में पिछले 3 महीनों में FII होल्डिंग 2.27% से और DII होल्डिंग 0.28% से बढ़ी है। HPL का मेन बिजनेस बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाना है, जो इंडस्ट्रीज, डिफेंस और रेलवे में यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट इस क्वार्टर 714% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, जिसका मेन रीजन था रेल सिग्नलिंग बिजनेस का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि इतना स्ट्रॉन्ग रिजल्ट अगले कुछ सालों तक किसी भी एक क्वार्टर में दोबारा देखने की संभावना नहीं है। दूसरे वर्टिकल्स के लिए ये टेबल देखिए। बैटरीज वर्टिकल में इंडस्ट्रियल बैटरीज की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फ्लैट रही, जबकि डिफेंस एंड एविएशन सेगमेंट में 14% ईयर ऑन ईयर का डिक्लाइन देखने को मिला। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखें तो HPL का रेवेन्यू 135% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, मेनली इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के 714% जंप के चलते, जहां कंपनी ने कवच ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए। इस ग्रोथ का पॉजिटिव इंपैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड मार्जिन दोनों पर क्लियरली दिखा। EBITDA 399% बढ़ा और मार्जिन में भी लगभग 2300 BPS का इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि रेवेन्यू तेजी से बढ़ा, जबकि मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्ट दोनों पिछले साल के मुकाबले काफी कम हुए। और इसका इफेक्ट हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिला, जो कि 345% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा। साथ ही ग्रोथ ड्राइवर्स को देखें तो रेलवे के कवच ऑर्डर्स कंपनी के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। फाइनेंशियल ईयर 26 में इन ऑर्डर्स के बढ़ने से रेवेन्यू बढ़ा था और मैनेजमेंट अगले 2 से 3 साल तक 1300 से 1500 करोड़ एनुअली का स्टेडी इनफ्लो नेक्स्ट 2 साल के लिए एक्सपेक्ट कर रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 सेल्स का 66 से 76% रिप्रेजेंट करता है। साथ ही कंपनी का फोकस इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजर्स एंड ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी कि TMS पर है। फ्यूजर्स अगले कुछ सालों में मेजर बिजनेस बन सकते हैं। वहीं पे कंपनी की बैलेंस शीट में भी रिसीवेबल्स ऑलमोस्ट 2.2x हो गए। एट द सेम टाइम इन्वेंट्रीज भी 131 करोड़ ईयर ऑन ईयर से बढ़ी, क्योंकि HPL ने कवच V4 सर्टिफिकेशन जुलाई 24 के बाद इन्वेंट्री अग्रेसिवली बिल्ड की एंड इसका इफेक्ट कंपनी की कैश फ्लो पर भी पड़ा। कंपनी का CFO कम हुआ है, लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज CFO बाय पैट रेशियो में दिखा, जो कि 98% हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 24 में, वो कम होके सिर्फ 28% फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में रह गया है। मतलब कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है, लेकिन वो प्रॉफिट अब कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा। और इन्वेस्टर्स को केवल हाई ग्रोथ नहीं, हेल्दी ग्रोथ के लिए इस चीज को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करना चाहिए। बट कंपनी कुछ चैलेंजेस भी फेस कर रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि नीश मार्केट्स में कंपटीशन बढ़ने से प्राइस पर प्रेशर और आ सकता है। साथ ही कवच जैसे मेजर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अप्रूवल्स पे डिपेंड करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में डिले से रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट आया था एंड कैश कन्वर्जन साइकिल भी 154 से 202 डेज हो गई। मतलब कैश बिजनेस में फंस रहा है और ग्रोथ अब रिसीवेबल कलेक्शंस पे डिपेंड करेगी। हमारी थर्ड कंपनी है साई लाइफ साइंसेज लिमिटेड। कंपनी में पिछले 3 महीनों में FIIs और DIIs दोनों की होल्डिंग लगभग 8% बढ़ी है। वहीं पे कंपनी के बिजनेस को देखें तो साई लाइफ साइंसेज एक CRDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, जो फार्मा और बायोटेक फर्म्स के लिए ड्रग रिसर्च से लेकर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तक का पूरा प्रोसेस हैंडल करती है। कंपनी फिलहाल 300 से ज्यादा ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम कर रही है, जिसमें टॉप 25 फार्मा कंपनीज में से 18 शामिल हैं।
साई लाइफ साइंसेज का बिजनेस दो मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीआरओ और सीडीएमओ। सीआरओ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कंपनी एआई और एडवांस टूल्स का यूज करके ड्रग डिस्कवरी और टेस्टिंग पर फोकस करती है। दूसरी तरफ सीडीएमओ सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यू का लगभग 64% कंट्रीब्यूट करता है, जो ड्रग्स के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग फेज को हैंडल करता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स एनालाइज करें तो इसका रेवेन्यू 36% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और ये तेजी दोनों सेगमेंट सीआरओ में 28% और सीडीएमओ में 72% की रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से आई। सीडीएमओ बिजनेस के पीछे मेजर ड्राइवर रहा लेट स्टेज और कमर्शियल प्रोग्राम्स का कंटिन्यूअस स्केल अप, जहां कंपनी ने ग्लोबल फार्मा क्लाइंट्स के साथ अपना शेयर बढ़ाया। रेवेन्यू के साथ ही कंपनी के एक्सपेंसेस भी 34% बढ़े, लेकिन रेवेन्यू से थोड़ा कम पेस पर, जिससे एम्प्लॉय कॉस्ट रेशियो 34% से गिरकर 30% हो गया। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एबिटा पर देखने को मिला, जो 43% जंप हुआ और मार्जिन 150 बीपीएस इंप्रूव हुआ। ये इंप्रूवमेंट बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज और कॉस्ट कंट्रोल के चलते आया। सबसे अच्छा जंप बॉटम लाइन में दिखा, पैट 100% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। ये ग्रोथ मेनली हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और फाइनेंस कॉस्ट में 57% गिरावट के चलते आई, जिससे नेट मार्जिन 15.5% तक पहुंच गया। And I think customers are looking at primarily diversification, and that's the theme that's driving a lot of the discussions, and that's one reason why we are adding capex, because India is behind China in terms of scale and capacity that China has put up over the last 10-15 years, and for us to be meaningfully important or relevant in this space, we need to add those capacities and capabilities, and that's really what we are actually working on. कंपनी के कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स को देखें तो कंपनी अपने R&D और मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 में 700 करोड़ का कैपेक्स प्लान है, जिसमें 248 करोड़ फर्स्ट हाफ में ही इन्वेस्ट हो चुका है। ये इन्वेस्टमेंट मेनली पेप्टाइड्स, एडीसीज और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जैसे एडवांस ड्रग टेक्नोलॉजीज और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने में लगाया जा रहा है। साथ ही मैनेजमेंट का टारगेट है नेक्स्ट 2 से 3 सालों में 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ और 28 से 30% एबिटा मार्जिन अचीव करने की। वहीं पे कंपनी की बैलेंस शीट में बोरोइंग्स काफी कम हो गई हैं, स्पेशली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अब 0 हो चुकी हैं। कंपनी ने अपने आईपीओ फंड्स में से 720 करोड़ स्पेशली इसलिए यूज किए ताकि पुराने लोन्स को रीपे किया जा सके। रिसीवेबल्स में तेजी से बढ़ोतरी और पेबल्स का नॉर्मल लेवल पर आना, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये हुआ कि लिक्विडिटी थोड़ी टाइट हो गई। इसी वजह से सितंबर 25 में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऊपर दिखी, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल का इम्पैक्ट लगता है। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में भी रिसीवेबल्स तेजी से बढ़े, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सीएफओ पर दिखा और फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में सीएफओ 93 करोड़ रहा। सीएफओ बाय पैट रेशियो भी फाइनेंशियल ईयर 25 के 185% से कम होकर 65% पर आ गया, जिससे वर्किंग कैपिटल टाइटनिंग और कैश कन्वर्जन पर प्रेशर दिखाई देता है। कंपनी में कुछ की चैलेंजेस देखें तो कंपनी का 90% प्लस रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, इसलिए बिजनेस फॉरेन करेंसी मूवमेंट्स और ग्लोबल टैरिफ चेंजेस के लिए बहुत सेंसिटिव है। कोई भी ग्लोबल शिफ्ट रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये थी एनालिसिस उन 3 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज की, जहां एफआईआईज और डीआईआईज दोनों अपना भरोसा दिखाते हुए होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग। I'll see you in the next one. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.